की वंदना कर इनके स्वामी श्री राम भक्त हनुमान मंगल देव तथा श्री हनुमान के स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्टदेव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में थोड़ी गुलेम हुई के लिए क्षमा प्रार्थना। यह नित्य प्रस्तुत 5 भागों में करते हैं और इसके जो 5 भाग हैं वह इस प्रकार है। पहले भाग में हम पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर की चर्चा करते हैं और इसी से पंचांग के पहले भाग से कि पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम गुरु अलग से प्रस्तुत करते रहे। तो पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है। दूसरा भाग तारा बलम है जो जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा होता है यह बताता है। यह तारा बलम नवतारा चक्र पद्धति के सिद्धांतों पर काम करता है। विस्तृत चर्चा उस प्रस्तुति में। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार यानी चंद्र बलम इसे कहते हैं। चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से आपकी जन्म कुंडली में हो और आज जिस राशि में है भ्रमण कर रहा है उनके अनुसार कैसे फल होने की संभावना है। चौथा भाग हर समय के लिए उपयुक्त, चाहे दैनिक कार्य चाहे विशेष कार्य, सभी के लिए उपयोगी आज का चौघड़िया। यह शुभ और अशुभ काल दिखाता है और कहाँ पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये सारे चीजें ये बताता है कि अवधि कौन सी होगी शुभ और अशुभ का समय का कार्य करने की। तो यह चौघड़िया मुहूर्त कहलाता है। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है उससे संबंधित। तो चलिए हम पंचांग की तरफ चलते हैं और सबसे पहले पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है यह जानने का प्रयास करते हैं। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिससे जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग के हमारे जीवन में भूमिका और इस चूंकि इसकी भूमिका पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, अतएव चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम सब अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर सकें और उनके इस प्रयास में हम सबको नीचे भागी बने। चलिए पंचांग के पहले भाग में आपको देखें। स्वागत है आपका पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 12 अगस्त 2025 माह श्रवण पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2083 कलायुग और कलयुग का 5136वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:30 पर, सूर्यास्त 6:27 पर, सनराइज एट 5:21 AM, सनसेट एट 6:27 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा को शुभ करें। पंचांग के 5 अंक वार मंगलवार, तिथि प्रातः 8:40 तक तृतीय जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है।
नक्षत्र दिन के 11:52 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद उत्तरा भद्रा। योग संध्या 6:54 तक सुकर्मा, उसके बाद तृतीय। करण प्रातः 8:40 तक वृश्चिक भद्रा, उसके बाद रात्रि के 7:39 तक पौ, और पश्चात पालक। ये रहे पंचांग के महत्वपूर्ण अंग। इसके पूर्व कि हम महत्वपूर्ण मुहूर्त में चले, भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। तो आज जब तक तृतीया तिथि है, भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है, यानी 8:40 प्रातः तक वे क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि कष्ट और दुख का कारण है, अशुद्धता का। उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ होती है, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। उस समय भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो सुखप्रद है। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:20 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 11:52 से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:05 से 2:58 तक। गोधूली विलय संध्या 6:27 से 6:49 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:11 से 4:49 तक। शुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। यही वजह है कि हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर के उपयोग के लिए रखा है, ताकि अपने कार्यक्रम में जो भी वह साप्ताहिक कार्यक्रम बनाए, उसमें सुनिश्चित करें कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाए, ताकि आपके कार्य की सफलता सुनिश्चित हो सके और अशुभता की स्थिति न बने। गुलिक काल दिन के 11:54 से एक अपराह्न 1:33 तक। यमगंड प्रातः 8:38 से 10:16 तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि 8:56 से 10:26 तक। और भद्रा प्रातः 5:21 से प्रातः के 8:40 तक। पंचक अहोरात्रि, यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक जब भी कोई मुहूर्त आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होता है, तो उसे अहोरात्रि कहते हैं। यानी पंचक आज के 5:21 से कल के 5:22। पंचक की स्थिति शुभ नहीं है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें, तो चंद्रमा आज गोचर करने वाले हैं मीन राशि में। बुध देव मार्गी हो चुके हैं, अस्त्र उनका समाप्त हो चुका है। और ग्रहों के अंश के अनुसार यदि देखें, सभी ग्रह सूर्य से लेकर शनि देव तक शक्तिशाली हैं। अंश के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह बैठे हैं, शत्रु राशि में 4 ग्रह हैं, सम राशि में 2 ग्रह। चंद्रदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो शत्रु राशि में 3 ग्रह होंगे, मित्र राशि में 4 ग्रह। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार अगर ग्रहों की शक्ति के अनुसार देखें, तो बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह है, और शनि की राशि में 2 ग्रह। चंद्रमा जब शनि की राशि से निकलेंगे और गुरु की राशि में जाएंगे, तो शनि जो दो राशि स्वामी है, वे दो राशि जो दो राशियों में जिनके ग्रह है, वह एक राशि में है। तो ये रहे हमारे ग्रहों और राशियों के संबंध। नक्षत्रों के संबंध यदि देखें, तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 2 ग्रह है, और अपनी राशि में एक, सॉरी, नक्षत्र के अनुसार यदि देखें, तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सब नक्षत्र में 2 ग्रह है, और अपने नक्षत्र में 1 ग्रह। बृहस्पति और राहु एक दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के नक्षत्र।
केतु, चंद्र और मंगल तीन ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और राहु देव के नक्षत्र में तीन, शनि देव के नक्षत्र में दो, और बुध शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। और ग्रहों के गोचर का जो साप्ताहिक कैलेंडर है वह जब देखें, सूर्य देव 17 अगस्त को 2 बजे अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध की माह के अंतिम में 30 तारीख को, और शुक्रदेव 31 तारीख को। अष्ट ग्रह में चंद्रदेव 22 तारीख से 25 तारीख तक अस्त रहेंगे। और वक्री ग्रह शनि देव वक्री चल रहे हैं और अभी चलेंगे 28 नवंबर तक। शनि की चाल तेज है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले भाग में चलते हैं लेकर, जिन जहां हम नक्षत्रों के अनुसार बात करेंगे। स्वागत है आपका दूसरे भाग। इस प्रस्तुति को जो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं, चंद्रमा आपके हमारे जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में स्थायी रूप से विराजमान, और आज किस नक्षत्र में वे भ्रमण कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर देखते हैं कि शुभता का परिमाण क्या है, शुभता या अशुभता। और यह हमें देखने से फायदा ये होता है कि हम पहले से ही अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं और अशुभ स्थितियों में शुभ कार्य करने का दुस्साहस नहीं करते। साथ ही साथ शुभ परिस्थिति में हम शुभ कार्य कर निष्पादित करने का प्रयास करते हैं। ताराबलम चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, जो कि आज के बारे में था। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति का जो बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत जो है वह यह है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना कार्य नहीं करते, ग्रह जो काम करते हैं नक्षत्र के अनुसार ही काम। तो चंद्रमा जिस जो भी नक्षत्र में जो ग्रह है वह कैसे है, इस यह पद्धति नवतारा चक्र पद्धति कहलाती है। हम इससे अग्रिम रूप से यह जान सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी ग्रह शुभकारी है या अशुभकारी, नवतारा चक्र पद्धति। हम यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं शुभ स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन शुभ फल देंगे या नहीं। और जीवन में अपने हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमसे जो भी संबंध व्यक्ति है, तब जिससे भी हमारा संबंध होता है, आज चाहे घर में हो, समाज में हो, गांव में हो, घर में हो, कार्यालय में हो, व्यवसाय में हो, आदि आदि, उनके साथ हमारा संबंध कैसा होगा, वे हमारे लिए कितना फलदायी होंगे, शुभकारी होंगे, यह या हम उनके लिए कितना शुभकारी होंगे, ये दोनों हम जान सकते हैं नवतारा चक्र पर। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है और सटीक फल देती है। और इसी का यही कारण है कि हमने नवतारा चक्र पद्धति पर आपके लिए एक अलग वीडियो इसलिए समझेगा, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली रखी है। और इनके आपस के संबंध इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हर की जीवा पर भी है, जग जाहिर है। तो वैसी स्थिति में नवतारा चक्र पद्धति से हम इस फल की सटीकता को प्रमाणित करते हैं। और वह हुआ तो जरूर देखिए नवतारा चक्र पद्धति और इसका उपयोग करिए। हमारे जो प्रस्तुत है YouTube पर नवतारा चक्र पद्धति पर आप वीडियो जरूर देखें।
और प्रयास करें उसको समझने का और अपने जीवन में अनुसरण करने का। संक्षेप में हम नवतारा चक्र पद्धति पर हल्का सा यहाँ आपको आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी। तो ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यह हमने आपको बताया। उस कुल 27 नक्षत्र, ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया और 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्र, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। इस तरह से ग्रहों को रखा गया। अब पहले श्रेणी में से हर श्रेणी में से पहला ग्रह, यानी पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे से 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को दिया गया। और इसी प्रकार हर श्रेणी से ग्रहों के क्रम के अनुसार नक्षत्र को जोड़ा गया। यानी दूसरा ग्रह के साथ पहले श्रेणी में से दूसरा, दूसरे श्रेणी में से 11वां, तीसरे श्रेणी में से 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को। और इसी क्रम में बढ़ते हुए यदि हम 5वां ग्रह पर आए तो 5वां, 14वां और 23वां ग्रह का स्वामित्व मंगल देव को। और 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व इसी प्रकार इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को जाते हैं। और यह सूची इस प्रकार आपके समक्ष बनकर तैयार। यह सूची काफी महत्वपूर्ण है, सहेज कर रखें। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे नवतारा चक्र पद्धति का अंतिम और महत्वपूर्ण बात, फलित कैसे करें। फलित करने के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है स्थायी रूप से, उस नक्षत्र से हम गणना आरंभ करते हैं। वह पहला ग्रह के नक्षत्र स्वामी। एक उदाहरण स्वरूप किसी जातक का जन्म कृतिका के नक्षत्र में हुआ है या उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो उनके ग्रह स्वामी सूर्य बनते हैं और गणना यहीं से आरंभ होती है। और यहां से यदि देखें तो पहला ग्रह सूर्य बने, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठा शुक्र, छठा शनि, सातवां बुध, आठवां केतु, नौवां शुक्र। इस तरह ग्रहों की क्रम संख्या बनी जातक के लिए जिनका जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़। पहला ग्रह मिश्रित फल ज्यादा शुभ, कुछ शुभता देगा। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह शुभ फलदायी होंगे, किंतु पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी। अब इस सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए तीसरा ग्रह मंगल बनते हैं, पांचवां बृहस्पति और सातवां बुध। ये ग्रह पीड़ादायक और इनकी पीड़ा की मात्रा जो होगी वो जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। इस प्रकार यदि हमें पता चल गया कि हमारे लिए, जातक के लिए, चंद्रमा में सूर्य के नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनके लिए सूर्य के मंगल, बृहस्पति और बुध ये अशुभ होंगे, तो क्या हम ये नहीं जान सकते कि ये हमारे जो दशा महादशा जो इन ग्रहों के होंगे कैसे होंगे। और जब जो जैसे चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र की महादशा जब होगी तो क्या वो शुभ
स्थिति में हम शुभ कार्य का निष्पादन कर लेंगे ना। और जब ये उसी तरह से अपने आप को मानसिक रूप से हम तैयार करेंगे कि अशुभ ग्रह की स्थिति जब है तो हम थोड़ा सावधान रहेंगे, मानसिक रूप से तैयार करेंगे, तो जो पीड़ा वेदना होगी, हो सकती है कि हम उसको सह जाए। अचानक में वो महसूस ना, मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार हैं। उसी तरह जन्म कुंडली में यदि मंगल बहुत अच्छे ग्रह में बैठे हुए जातक जो सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ है जिसका, क्या उसके लिए शुभ फल देंगे? अच्छे शुभ स्थिति में बैठते हुए भी नहीं देंगे। इसी तरह से कोई भी ग्रह अगर शुभ स्थिति में है तो हम पहले से जान सकते हैं जो दिखता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, जो दिखता है वो वैसा नहीं। तो नौ तारा चक्र पद्धति से हम ये भी देखें। अब नौ तारा चक्र पद्धति से हम यह भी जान सकते हैं कि जो जातक का जन्म सूर्य के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में हुआ है, यानी कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद और अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती, इस नक्षत्रों में जो जातक का जन्म हुआ है वह हमारे लिए अशुभ परिस्थिति बनाएंगे, हमारे लिए अशुभता देंगे, विपत्ति दे सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं। तो यह भी हम जान सकते हैं। अंत में हम नौ तारा चक्र पद्धति से एक तरह से हम अपने आप को ज्योतिष का एक मुख्य जो भाग होता है कि कब हमारे लिए शुभ स्थिति होगी, कब खराब होगी, यह हम खुद ही जान सकते हैं। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति पर हमारी छोटी प्रश्न, जिसको हमने आपके समक्ष रखा है। और आप ये देखें फलित कैसे करते हैं वो आपके समक्ष है। पहला अच्छा नहीं, दूसरा विपत, प्रत्ययी, पांचवा सातवां नैथ, अति पीड़ा दे। इस प्रकार यदि हम नवतारा चक्र पद्धति पर हमने जानने का प्रयास किया, अब आपको हम चंद्रमा गोचर कैसे कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा फल होगा, यह आपके समक्ष जो मूल उद्देश्य है बताने का, वह आपके समक्ष लाया। तो चंद्रमा के दिन के 11:52 तक पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, उसके बाद उत्तर भाद्रपद में रहेंगे। और यदि हम देखें जिस जातक का जन्म भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व भाद्रपद में हुआ है, उसके लिए कैसा होगा। तो पहले भाग में जब तक 11:52 के समय तक साधक का फल देंगे, यानी शुभ फल देंगे, उसके बाद नैधन्य की स्थिति बनती है, अशुभ फल देने की संभावना है। वहीं यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो जातक को क्योंकि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व जय और जातक, इस जातक में जन्म हुआ है और नक्षत्र ग्रह चंद्रमा भी उसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में या उसी नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में निश्चित फल होंगे। और उसके बाद दूसरा भाग आएगा जो कि संपत्ति सुखता पर स्थिति बनती है। तो ये रहे हमारे चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार, तारा बलन के अनुसार कैसा फल होगा, जो कि मूल रूप से नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित। तो चलिए आपको अब ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है, उसके अनुसार कैसा फल देगा। इसके पूर्व जब मुहूर्त ऐसा बना कि किसी जातक का जन्म नैधन में हो, प्रत्यरी में हो, विपत में हो या जन्म में हो, तो उसे क्या करना चाहिए। तो नेक सलाह या मजबूत सलाह आपके लिए है कि रिस्क जोखिम न ले, कार्य को टालें, या तो पहले कर लें या बाद इंतजार करें तो आने का। फिर भी
बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुछ तो परिहार होगा, तो आपको बता दें यह अपुष्ट है, कंफर्म्ड नहीं है, इसलिए हम रिस्क जोखिम लेने का सलाह नहीं। फिर भी जानकारी है, यदि जन्म तारा में आकाश का दिन बढ़ रहा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में पड़ रहा है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ रहा है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में है तो पुनः एक बार फिर उपाय काम नहीं करेगा, फिर भी आप बहुत मजबूरी है तो तिल सहित स्वर्ण का दान। ये रहे हमारे नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। राशि के अनुसार कैसा दिन रहेगा, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं और चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से बैठे हैं और आज जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा होगा। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे जब कोई कुंभ से मीन राशि में जाए प्रातः 6:10 इसे कुछ ही देर बाद। तो वैसी स्थिति में फल कैसा हो, यह फल आपके लिए कैसा होगा, यह आपके पास समझ हम लेके आए हैं, इसे चंद्रवरण कहते हैं। तो जब चंद्रमा जब तक कुंभ राशि में है तब तक के लिए मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु तक कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं जब वे मीन राशि में आ जाएंगे तब वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर तथा मीन राशि के जातकों के लिए शुभता की स्थिति के संकेत मिल रहे हैं। इस ग्रह जहाँ इस देव का ध्यान है थोड़ा सावधान रहे, इस देव की आराधना करें, और जिनका शुभ स्थिति बन रही है वे अति सावधान। तो इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त एक तरह का शुभ और अशुभ समय बताता है। इस पर हमने अलग से वीडियो डाला है, किसी भी कार्य को करने के लिए इसको किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंध हो या नए कार्य आरंभ से संबंधित करते हो, यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो वह भी तो ही किसी कार्य शुभ कार्य को करने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखे। चौघड़िया की उपयोगिता के मद्देनजर या उसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अलग से पोस्ट किया है, आप जरूर उसे आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो संक्षेप में चले, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया जो हुआ करता है, वही उसी की पुनरावृत्ति अंत में भी होगी। तो ने चौघड़िया को ग्रहों से नक्षत्र चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ा, और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी एक ग्रह बनते हैं, इसलिए चौघड़िया ग्रह से जुड़ते हैं। और हर ग्रह कोई न कोई विशेष कार्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, अधिकृत। तो हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य के लिए उपयोगी, यही है चौघड़िया की उपयोगी। चौघड़िया दिन का चौघड़िया, काल चौघड़िया, वार चौघड़िया राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। और जब भी अशुभता की स्थिति कोई चौघड़िया के बने तो उसे बिना कोई उपाय सोचे या बिना दिमाग लगाए हुए उसका त्याग कर, क्योंकि वह जो स्थिति बनती है शुभता की, उसमें शुभता की कारण का नाम निशान नहीं, अशुभता की कारण की बन जाए, तो उसे त्याग। तो आज का चौघड़िया चलिए देखते हैं। आज का दिन मंगलवार है, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, और दिन का उद्वेग चौघड़िया, काल चौघड़िया, शुभ चौघड़िया क्रमशः शुभता व्याप्त है, और रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया अशुभता की स्थिति में है। इन चौघड़िया का त्याग कर, तो आज का चौघड़िया चूंकि मंगलवार है, मंगलवार के चौघड़िया से दिन का आरंभ है, और मंगलवार के चौघड़िया से दिन का समाप्त। रात्रि का चौघड़िया शनि के चौघड़िया से
दिन का आरंभ है और रात्रि का आरंभ है, शनि के चौदह से ही रात्रि की समाप्ति। तो इस प्रकार आज का चौकड़ी आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब आपको ले चलते हैं पांचवें और अंतिम भाग में, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन है, संभावना है। तो अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि पहला भाग जो ज्योतिष का है वह आपके लिए शिक्षाप्रद हो। इसी उद्देश्य से हम लेकर आए हैं पहला भाग, परिचय पर। अंक ज्योतिष हमारे लिए हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। जीवन से मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात भी अंक जो हमारा पीछा नहीं करता। अंक हमारे जीवन में सबसे प्रारंभ होता है जब हम जन्म लेते हैं, जन्म तिथि। और अंक जो है, एकल अंक ही हमारे लिए उपयोगी हो, यानी जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष उपस्थित हो, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। पांचवा अंक मध्यम अंक होता है। यह अपने से पहले के आने वाले और बाद के आने वाले अंकों को भी संतुलित करता है, खुद संतुलित करता है। हर अंक जो 1 से 9 तक है, शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि यह अनंत को दर्शाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। और हर ग्रह के स्वामी, हर अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। पहला के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां के केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और हर अंकों को अंकों के साम्राज्य में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा या सरकार से, दो को चंद्र रानी या पार्टनर से, तीसरा को गुरु से, चौथा को शराब तत्व से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री से, सातवां को धर्मगुरु से, आठवां को अपने से नीच स्थिति वाले लोगों से, चाहे वह निदस्त हो, कर्मचारी हो, या समाज का नीचे तबके के लोग हों। और साथ ही साथ न्यायाधीश, नौ सेनापति, चिकित्सक और पुलिस। तो ये रहे अंकों को अलग अलग नामों से जानना। और जब हम इस नाम से जानते हैं, तो संबंध भी हम कुछ हद तक निकाल सकते हैं, मित्रता और शत्रुता, साथ ही साथ तटस्थता। फिर भी हम कुछ देर में आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके बाद अंकों का की दुनिया में जब हम आते हैं, सबसे पहले हमें कुछ हाई अंक होते हैं हमारे साथ, और कुछ जो होते हैं चर अंक होते हैं। कुछ अंक होते हैं जो हमारे सर अपने ईश्वर ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, और इन अंकों से जो अंक निकलते हैं वे भी स्थायी। जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, स्थायी होता है, जिसमें जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि को योग जब करते हैं तो वह मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। तिथि, वर्ष और माह को जब जोड़ते हैं, जोड़कर एक अंक परिवर्तित करते हैं, तो भाग्यांक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। और एक एंजल नंबर होता है, जो कि वर्ष को जोड़कर एक अंक बनाते हैं। और पुरुष के लिए 11 में से उस एक अंक को घटाते हैं, और महिला के लिए 4 अंक जोड़ते हैं। यह एंजल नंबर होता है। तो जन्म तिथि से निकलने वाले मूलांक, भाग्यांक और एंजल नंबर ये स्थायी। अस्थायी जो हमारे होते हैं वो अंक जो हमारे द्वारा निर्मित। अंक ज्योतिष में वे अंक हमारे लिए क्षण होते हैं, बदलने वाले होते हैं, और वो हमारे कृत्य को, उदाहरण स्वरूप नाम। नाम हमारे लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, क्योंकि वह चर होते हुए भी, हमारे कृत्य होते हुए भी, वह स्थायी रूप से होता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। नाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और जब नाम हमारे पास आता है, या अक्षरों का कोई समूह आता है, और अक्षरों और अंकों का समूह आता है, सभी परिस्थितियों में अक्षरों को ही अंकों में परिवर्तित करते हैं, उनके अंकीय मूल्य से, और फिर जोड़कर उन्हें एक अलग में परिवर्तित। ये रहे आपके अक्षरों के अंकीय मूल्य। और एक उदाहरण स्वरूप हमने नाम को परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम नाम को ही, जब हम नवजात शिशु हो, तो ऐसे नाम रखे जाए जो उनके लिए शुभकारी, क्योंकि हमारी कृति।
अगर ये ऊर्जा गलत देता है तो हमारे जीवन में कठिनाइयां, बाधा बाधा परेशानियां बनी रहती। और इसलिए नाम को हम कौन से अंक के कौन मित्र हैं, कौन तटस्थ हैं, कौन शत्रु हैं, यह जानना जरूरी। और इसे आरंभिक रूप में हम सभी को जानने के पूर्व हम केवल यही जानते हैं कि कौन अंक, जो हमारे अंक है 1 से 9, उनके शत्रु अंक कौन से। और यदि जान जाइए और यह सुनिश्चित हम कर लें कि किसी भी, जब भी मूलांक और भाग्यांक का, जो भी नामांक मेरा हो, वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो, और जो नाम का पहला अक्षर हो वह भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। यह सोचिए आपके समझ में। तो 1 अंक वाले का जातक का जन्म, जिसका मूलांक या भाग्यांक 1 हो, उसका अगर नामांक 8 पर जाता है या नाम का पहला अक्षर एफ या पी होता है, तो वह जीवन में बाधा परेशानियां लाता है। इसी तरह से हर अंकों का समूह आपके समझ, आपके उपयोग के लिए। और यही वजह है कि अंक ज्योतिष बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है इसको अप्लाई करना जीवन में। और उद्देश्य, इसी उद्देश्य से हम अंक ज्योतिष के सीखने वाले जो सूत्र हैं वह आपके ये जो उपयोगी होते हैं वह हम लेकर आने वाले। तो ये रहे अंकों के तरह से सूची। अंक से, ज्योतिष से हम अपना उसका पर्सनल नंबर जान सकते हैं, अभी दशा महत्ता कौन सी चल रही है वह जान सकते हैं, बहुत से सूत्र। तो हाँ, समय अभाव के कारण हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, और आपको अब ले चल रहे हैं आज के अंक के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज का अंक जो डेट 12 तारीख 12/8/2025 है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 2 है। दोनों में आपका संबंध मित्रता का है, शत्रुता का नहीं। तो इसलिए जो जिनके भी अंक ऐसे होंगे उनके लिए भी सही। लेकिन 2 अंक का आप देखें, ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं है, क्योंकि पार्टनर जो होता है या रानी जो होती है उसका ज्यादा लोगों से संबंध नहीं होता। राजा से संबंध बहुत अच्छा है, 1 नंबर से अच्छा है। इसलिए 1 नंबर वाले जातक के लिए, जिनका मूलांक 1 होता है, उनके लिए स्थिति आज की सही है। 2 मूलांक वाले के लिए स्थिति सही है। 3 मूलांक वाले के लिए स्थिति सही है, क्योंकि वो राजगुरु के साथ अच्छे संबंध है, राजा के साथ बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए रानी के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। किंतु 4 मूलांक वाले जातक के साथ सावधानी जरूरी है। वहीं 5 वाले मूलांक वाले के लिए साथ राजकुमार के साथ स्वाभाविक है, संतान के साथ रानी का संबंध अच्छा होता है। तो मूलांक 5 वाले के लिए, जिनका मूलांक 5, जिनका जन्मतिथि 5/14/23 को होता है, उनके लिए भी शुभ है। 6 मूलांक वाले, जिनका 6/15/24 का है, उनके साथ तटस्थता का संबंध है। और शेष मूलांक वाले 7, 8, 9, विशेषकर 7 और 8 का संबंध सती शत्रुता का। 4, 7, 8 मूलांक वाले साथ अति शत्रुता का है। 9 मूलांक वाले के साथ शत्रुता का है। इसलिए इन दिन जातक का जन्म 4, 13, 22, 21 को हुआ है, 7, 16, 25 को हुआ है, 8, 17, 26 को हुआ है, या 9, 18, 27 को हुआ है, उनके लिए दिन शुभ के संकेत नहीं देते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके लिए इसका आकलन करें, इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्तुति हम समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए पंचांग से लिए गए, छवि तथा आरंभिक ध्वनि, शंख ध्वनि, यह गूगल से ली गई। ये और जो तथ्य है, प्रस्तुति है, कुछ तथ्य वे हम उन ग्रंथों और पत्रिकाओं से लिए जिसको हमने पढ़ा। और यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से पहुंचेगी। तो हमारे वैसे ग्राहक, दर्शक जो पहली बार प्रस्तुति को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ
नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उसे ला पाएं। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वे साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी जीवन में विभिन्न प्रस्तुतियों के जो प्रस्तुति हुई इसके विभिन्न पहलुओं को अपनाकर या उसे समझकर जीवन में सुखता ला सकें। और यदि उनके लाभ उनके जीवन में हमारे प्रयास से, आपके प्रयास से सुखता आती है, तो हम पुण्य के माध्यम। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाते हुए आपसे विदा लेते हैं और कामना करते हैं आपका दिन मंगलमय। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ तब तक के लिए इजाजत। जय श्री राम, जय हनुमान।